नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी के अंतर्गत समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाला सेशन हमारा चल रहा था, सीरीज चल रही थी। तो इसके अंतर्गत दोस्तों एक और नए कॉन्सेप्ट पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा परिवार, संयुक्त परिवार। और आज हम जानेंगे कि परिवार का अर्थ क्या होता है, परिभाषाओं के साथ में विशेषता और संयुक्त परिवार के विघटन के पीछे कारण कौन कौन से हैं। दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको हर एक एग्जाम में आपको इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते ही मिलते हैं, इसलिए ज्यादा लेंदी भी नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए छात्र हैं उनको हम बता दें कि जितने भी हमारे ये सेशन चल रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहे हैं, और इसमें 19वां लेक्चर आज हम लेने जा रहे हैं। अर्थात कि इससे पहले 18 लेक्चर हो चुके हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर जितने भी सेशन आपको दिए जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, सबके सब टोटली फ्री होते हैं। लेक्चर भी और उनके नोट्स भी कंप्लीटली फ्री होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में इसके कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। इन सब के अलावा यदि आप चाहते हैं कि हमारे फ्री कोर्सेस तक एक्सेस बनाना चाहते हैं आप, तो आपको हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करना चाहिए। प्लेलिस्ट को यदि आप विजिट करोगे तो ऐसी लंबी लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, जहां बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर अलग अलग सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट डिटेल में है, और लेक्चर के साथ साथ उसकी नोट्स भी अवेलेबल है हर एक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई चार्ज दिए देख सकते हो। दोस्तों ये हमारी विशेष सूची है, जिससे आपको पता चलेगा कि हम इस सीरीज में कौन कौन से टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी फर्स्ट यूनिट के ये सभी टॉपिक और सेकेंड यूनिट के भी ये सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड यूनिट पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, और थर्ड यूनिट में भी 2 टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड यूनिट के तीसरे टॉपिक, अर्थात की फैमिली, परिवार पर। क्लियर है? तो इस तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर सभी क्लासेस चलती है। आइए अब शुरू करते हैं अपना सेशन की शुरुआत करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के साथ में। टेबल ऑफ कंटेंट का मतलब होता है कि आज की इस पूरी सीरीज में, आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन 5 पॉइंटों के माध्यम से हम आज का टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परिवार का अर्थ क्या होता है, अर्थात की व्याख्या के रूप में, तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सेकेंड टॉपिक में, सेकेंड पॉइंट में हम देखने वाले हैं परिवार की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फैमिली। उसके बाद हम इसकी विशेषता या लक्षणों पर फोकस करेंगे। पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे कि परिवार के ढांचे में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहा है और आ चुका है, अर्थात कि वर्तमान समय में परिवार में किस प्रकार के परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे संयुक्त परिवार के विघटित होने के पीछे रीजन कौन कौन से हैं। तो आइए 5 पॉइंटों पर एक एक करके चर्चा प्रारंभ करते हैं। हर एक के साथ में दोस्तों मैं आपको दोनों ही प्रकार के कंटेंट देने वाला हूं, हिंदी भी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के कंटेंट रहेंगे। और साथ ही साथ में हम डिस्कस करने के साथ ही साथ में मैं आपको जो है कंटेंट इतना बेहतर तरीके से देने वाला हूं कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा और आपके समझने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है ना? तो आज के इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और इस प्रश्न का आंसर आपको आज के इस टॉपिक में कंप्लीटली मिल जाएगा। चलिए, हाँ आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात और आपको याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर की नोट्स की लिंक अवेलेबल है, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में तो बहुत कुछ दिया गया है, जहां से आप जो है हमारे चैनल के हर एक लेक्चर तक पहुंच बना सकते हैं। हर एक तरह की जो भी लिंक, जितनी भी महत्वपूर्ण लिंक होती है, वो सबकी सब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही डाली जाती है। इसलिए वीडियो देखने के बाद में वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट किया करें आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे व्याख्या को, कि ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअल में क्या है, अर्थात कि परिवार का अर्थ हम यहां समझने का प्रयास करेंगे। एकदम सामान्य सा अर्थ है। देखिए परिवार के बारे में यार कौन व्यक्ति है जो नहीं जानता, क्योंकि हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है। तो परिवार चूंकि हमारी समाज की जितनी भी इकाइयां हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई हमारा परिवार होती है। परिवार से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति जो है परिवार से जुड़ा होता है। तो परिवार के बारे में हर किसी की एक आम धारणा बनी हुई है कि परिवार एक्चुअल में क्या होता है। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब हम परिवार के बारे में, हमें 4 या 5 पेज लिखने हो, तब समझ नहीं आता है कि एक्चुअल में लिखे क्या। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप में कुछ ऐसे कंटेंट दूंगा कि आप इनको जब अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे ना, तो आपके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं होगी। ठीक है? तो समाजशास्त्र के साथ में हमारे पास सबसे बड़ी समस्या यही होती है
कि पता हमें सब कुछ होता है, याद सब कुछ होता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो कंटेंट कम पड़ जाता है, कंटेंट नहीं मिल पाता। क्या लिखे क्या इसके ऊपर, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए, आपको संपूर्ण कंटेंट मिलेगा और सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा। चलिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्याख्या की, इसके एक्सप्लेनेशन की, अर्थात कि परिवार क्या होता है, इसके अर्थ को हम ये व्याख्या के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। और एग्जाम में भी हूबहू बिल्कुल इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट से ही स्टार्ट करना है आपको आंसर राइटिंग। वहां पर फर्स्ट पेज में आप जो है सभी जितने भी टॉपिक लिखने वाले हो सबके हेडिंग आपको प्रारंभ में बतानी होगी, उसके बाद में एक एक करके उनको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। चलिए, प्राणी शास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने हुए समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई होती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि समाज की जितनी भी इकाइयां होती है उन सभी इकाइयों में सबसे छोटी इकाई परिवार ही होती है और सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहा है या होता है। समाज में परिवार सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। क्लियर है। तो ऐसे समझिए कि परिवार में जो है, माफ कीजिएगा, समाज में अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में जो परिवार होता है ना, सबसे छोटी इकाई होती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। यदि समाज से परिवार को निकाल दिया जाए तो समाज का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इन द सोसाइटी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति के सभी स्तरों पर यदि हम संस्कृति की बात करें, यदि हम प्रत्येक समाज की संस्कृति की बात करें तो संस्कृति के सभी स्तरों पर, चाहे फिर वो समाज का स्तर निम्न हो या फिर उच्चतर रहा हो, हर एक स्तर पर पारिवारिक संगठन हर एक संभवता पाया ही जाता है, अनिवार्यता पाया जाता है। क्लियर है। तो फैमिली ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फाउंड एट ऑल लेवल ऑफ कल्चर, एट ऑल लेवल ऑफ कल्चर। संस्कृति के सभी स्तरों पर पारिवारिक संगठन अनिवार्य रूप से पाया जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या कहें कि परिवार की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, परिवार की अगर बात करें तो परिवार बनता कैसे है, तो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो शारीरिक आवश्यकताओं में कई प्रकार की आवश्यकताएं शामिल होती है, फूड से लेकर के रिलेशनशिप तक। तो सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार को जन्म दिया गया है। परिवार ही नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की देखभाल करता है। परिवार जातीय जीवन की निरंतरता को बनाए रखने का प्रमुख साधन होता है। तो जिस तरह का आप ये कंटेंट देख रहे हैं, अभी कंटेंट इतना इजी कर दिया गया है, लेकिन एक बात और याद रहे, जब भी हम कंटेंट पर काम करते हैं, उसको इजी करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें हमेशा एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। या तो कंटेंट को हम किताबी लैंग्वेज में रख लें, या फिर अगर उसको आसान करने का प्रयास करेंगे तो वो अपना महत्व खो देगा। लेकिन इस कंटेंट को लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका महत्व यथावत बना हुआ है, लेकिन जैसे ही आप एक ही बार पढ़ोगे ना, एक ही बार पढ़ते ही आपके मस्तिष्क में ही प्रवेश कर जाएगा और आसानी से समझ आएगा, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो। ठीक है। तो स्पष्ट रूप से हम सिर्फ इतने कंटेंट के साथ में हम परिवार की व्याख्या को प्रस्तुत कर सकते हैं एग्जाम में, इससे ज्यादा बाहर नहीं जाना है हमको, ठीक है ना। इतना कंटेंट सफिशिएंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ दो विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को जरा देख ले। परिवार को लेकर के क्या परिभाषा दी गई है, तो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कहा गया है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। स्पष्ट शब्दों में क्लियर है। सेकंड परिभाषा है मर्डोक साहब की। मर्डोक ने कहा है कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके लक्षण सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इसमें दो लिंगों के बालिग शामिल है। दो लिंगों के बालिग अर्थात कि स्त्री पुरुष, बालिग मेच्योर, ठीक है, मैन और वुमन शामिल होते हैं, जिनमें कम से कम दो व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत यौन संबंध होता है। और जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध होता है उनके अपने या गोद लिए हुए एक या अधिक बच्चे होते हैं। उसी संगठन को यहां परिवार का नाम दिया गया है, परिवार कहा गया है। क्लियर है। तो दोनों ही परिभाषा शायद कि शब्दों में थोड़ी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी है और सामान्य परिभाषा है, आसान परिभाषा है। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस लेक्चर एकदम स्मूथ चल रहा होगा, सब कुछ डेफिनेटली समझ आ रहा होगा। कहीं पर कोई समस्या अगर आ रही हो ना, तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी में ऐसी कोई बात है ही नहीं जो उलझन वाली हो या कुछ समझ ना आए।
जहां पर थोड़ी बहुत उलझन होती है ना, तो उन शब्दों को मैं पहले ही आसान कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। चलिए आगे बात करेंगे इसकी विशेषताओं की, विशेषता या लक्षण। ठीक है, विशेषता या लक्षण, तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। कभी अगर दे दिया जाए कि परिवार के लक्षण बताइए, तो लक्षण विशेषता ही लक्षण होते हैं। ठीक है ना, किसी किसी मैटर में जो है थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट फैमिली परिवार की जब हम बात करते हैं और विशेष रूप से समाज शास्त्र के अंतर्गत बात करते हैं ना, तो विशेषताएं और लक्षण लगभग लगभग सेम ही होते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। चलिए विशेषताओं की अगर बात करें तो कुछ पॉइंट हम इसमें भी रेफर करेंगे, कुछ पॉइंट जैसे 4-5 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहली विशेषता है विवाह संबंध। विवाह संबंध, ठीक है, रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप क्या होती है और ये क्यों समाज या परिवार की विशेषता है। ध्यान से सुनिएगा, परिवार के कारण ही, विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है, अर्थात कि यदि विवाह संस्कार नहीं होगा तो संभवतः परिवार का निर्माण नहीं होगा। परिवार का निर्माण करने के लिए ही विवाह जैसी प्रथाओं को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो विवाह के माध्यम से परिवार का निर्माण होता है। विवाह द्वारा ही स्त्री या पुरुष का यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानें जन्म लेती है। माता पिता एवं संतानें मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, क्लियर। सेकंड पॉइंट है इसका विवाह का एक रूप, एक स्वरूप, विवाह का एक स्वरूप। तो इस समाज के अंतर्गत जो विवाह संस्कार किए जाते हैं, उन विवाह संस्कारों का भी एक स्वरूप होता है। स्वरूप दैट मीन्स कि अलग अलग प्रकार के विवाह। सुनिएगा, विवाह के अनेक रूप समाज में प्रचलित हो सकते हैं। अब यार ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक समाज में जो है एक ही प्रकार के रूप पाए जाते हो। समाज में अलग अलग क्षेत्र के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार विवाह का रूप भी बदल जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। जरूरी नहीं है कि आपकी सोसाइटी में या आपके क्षेत्र में या आपके उस एरिया में जिस प्रकार के विवाह होते हैं, संपूर्ण भारत में या संपूर्ण समाज में, संपूर्ण विश्व समाज में उसी प्रकार से विवाह होते हो, ये आवश्यक नहीं है। बल्कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार विवाह का रूप परिवर्तित होता है। ये बात विशेष रूप से याद रखिए। जैसे उत्तर भारत में विवाह की प्रथाएं अलग होती है, तो दक्षिण भारत की विवाह प्रथाएं अलग होती है। पूर्व में अलग है तो पश्चिम में अलग है। इन सब के अलावा भी क्षेत्रीय या परिस्थितियों के अनुसार भी विवाह का रूप बदल जाता है। जैसे कि किसी सोसाइटी में लंबे समय से यदि लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है, या फिर इसका अपोजिट कर दीजिए, तो भी विवाह का रूप बदल जाएगा। कैसे बदलेगा आगे हम देखने वाले हैं। देखिए, एक समय में एक स्त्री व एक पुरुष का विवाह संबंध एक विवाह के नाम से जाना जाता है। अब ध्यान सुन, क्या कहा गया है यहां पर। यदि एक समय में एक स्त्री या एक पुरुष की एक स्त्री है, मतलब कि एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है, तो वह एक विवाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि कभी ऐसी परिस्थिति फंसती है या किसी सोसाइटी में यह देखा जाता है कि एक समय में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हैं, तो उस प्रथा को बहुपत्नी प्रथा का नाम दिया जाता है। तो कई समाजों में ऐसा देखने को मिलता है जहां पर एक पुरुष की एक से ज्यादा पत्नियां होती हैं, तो उसे किस प्रथा के नाम से पुकारा जाता है, बहुपत्नी प्रथा के नाम से। लेकिन कुछ सोसाइटियों में इसके अपोजिट भी कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे एक स्त्री के एक से अधिक पति हो, तो वहां पर उस प्रथा को क्या कहा जाएगा या उस विवाह को क्या कहा जाएगा, बहुपति विवाह। अब ऐसी स्थिति कहां देखने को मिलेगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पर एक पति की एक से ज्यादा पत्नियां होती है, मतलब वहां पर उस सोसाइटी में या कह सकते हैं कि वहां पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। लेकिन जब हमें इसकी अपोजिट स्थिति देखने को मिलती है किसी सोसाइटी में जहां पर एक स्त्री के एक से ज्यादा पति होते हैं, तो वहां पर देखा जाता है कि वहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। इसलिए इस प्रकार की विवाह प्रथाएं पाई जाती है। और कहीं कहीं पर तो ऐसी प्रथाएं भी देखने को मिलती है जहां पर लड़कों का एक समूह और लड़कियों का एक समूह विवाह करता है। ग्रुप
बन जाते हैं और ग्रुप आपस में विवाह करते हैं, तो उसे समूह विवाह के नाम से जाना जाता है। बस ये 4 टाइप विवाह के आप लोग याद रख लीजिएगा, आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। वंश नाम की एक व्यवस्था, ये सबकी सब परिवार की विशेषताएं है, ठीक है। वंश नाम की एक विशेषता, यार वंश नाम की विशेषता तो एग्जैक्टली आप लोग समझते हैं, आपके नाम के पीछे जो सरनेम जुड़ा हुआ है वो सरनेम कहां से आया? वो सरनेम आपका वंश है, आपका वंश का नाम है। यदि समाज में व्यवस्था पितृसत्तात्मक है तो पिता के वंश के आधार पर आपका नाम होगा, मतलब आपका सरनेम होगा। और यदि समाज में, सोसाइटी में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था है तो फिर मां के जो वंश होगा, आप माता का जो वंश होगा, उस वंश के आधार पर बच्चों का नामकरण होता है, ठीक है। तो सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण होता है। क्लियर है? उसी नाम से बच्चे की पहचान बनती है, बच्चे की पहचान बनती है जिसे हम उपनाम कहते हैं, सरनेम कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अगला पॉइंट है आपका आर्थिक व्यवस्था। अब आर्थिक व्यवस्था चूंकि परिवार की एक सबसे अहम कड़ी होती है, परिवार को चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था सबसे अहम कड़ी होती है परिवार की। परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करना हो, उन्हें जीवित रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में देखने को मिलती है। जी हाँ, परिवार में जो सदस्य होते हैं उनका भरण पोषण करने के लिए, इवन कि परिवार के सदस्यों को जीवित रखने के लिए हर परिवार की अपनी एक न कोई व्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है, जिसके माध्यम से वो ये सारे कार्य कर पाता है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से सभी सदस्यों का भरण पोषण होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद में हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 पर, जिसमें हम बात करने वाले हैं परिवार के ढांचे में परिवर्तन, चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ज्यादा कुछ डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं है, बस थोड़ा कंटेंट ज्यादा आ रहा है, कंटेंट ज्यादा नहीं है वो, बल्कि स्टेप बाय स्टेप में आपको कंटेंट दे रहा हूं, तो कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, मतलब स्लाइड ज्यादा बनी है कुल मिलाकर के। बाकी टॉपिक बहुत इजी है और स्टेप बाय स्टेप आप लोग पढ़ोगे ना तो ये आपके दिमाग से स्लिप नहीं होगा। और एक बात और याद रखिएगा आप लोग, एक बात और याद रखना या उसको नोट करना कभी भी एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम देते हो ना, तो जो टॉपिक आपको इजी लगता है उस टॉपिक से संबंधित जब प्रश्न आते हैं एग्जाम में, वो जब आप लिखकर भी आते हो और आकर के खुश भी बहुत होते हो, लेकिन बाद में उसको रियलाइज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक आपको बहुत आसान लग रहा था उस पर आपको नंबर बहुत कम मिले हैं। अक्सर ये होता है, उसके पीछे कारण कुछ और नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना सा है कि जो हमें लगता है कि ये टॉपिक बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब एग्जाम में लिखने बैठते हैं तो हम सटीक कंटेंट उसको नहीं दे पाते, और यही कारण होता है कि नंबर हमें अच्छे नहीं मिल पाते। लेकिन कोई टॉपिक ऐसा होता है कि बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और जब उसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके मस्तिष्क में कंटेंट अच्छे से आ जाते हैं, उसके एक फॉर्म में आते हैं, तो वहां पर आपको नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचे पढ़ते वक्त कि यार ये डिफिकल्ट टॉपिक है या इजी टॉपिक है, बल्कि हर टॉपिक को नया टॉपिक समझ करके उसे अच्छे से एनालाइज करने का प्रयास करें। हर टॉपिक आपके लिए नया होना चाहिए, हर टॉपिक नया होना चाहिए, है ना। चाहे वो टॉपिक आपने 1000 बार क्यों ना पढ़ा हो, उससे पहले अगर आपके सिलेबस में आया है, आपके सब्जेक्ट में आया है ना, तो उसको अच्छे से पढ़िए। जब तक पढ़ोगे नहीं उस टॉपिक से अच्छे से सीखोगे नहीं, तो सीखना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि एक ही किताब को यदि आप 1000 बार पढ़ोगे ना, तो 1000 बार भी, जब 1000 भी बार पढ़ोगे ना, तो 1000 भी बार, आखिरी बार भी आप उस किताब से कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। इसलिए कहते हैं किताबें कभी पुरानी नहीं होती है। सेम है दोस्तों, टॉपिक भी वही होता है। हो सकता है परिवार वाला टॉपिक आपने बचपन से कितनी बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन हर बार कंटेंट आपको कुछ ना कुछ नया सिखा करके जाता है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को ईमानदारी से पढ़िए। चलिए, परिवार में परिवर्तन की अगर बात करें तो परिवार के आकार का घटना पहला पॉइंट होगा। परिवार के आकार का घटना, डिक्रीज इन फैमिली साइज। कैसे? तो वर्तमान में अगर बात करें तो परिवार में सदस्यों की संख्या घटती जा रही है। क्या नहीं हो रहा है ऐसा? एग्जैक्टली हो रहा है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक एक परिवार में 20 से 25 लोग पाए जाते थे। क्या आज के परिवार में 20-25 लोगों का एक साथ रहना पॉसिबल है? नहीं है। 4-5 सदस्यों में भी इतने झगड़े होते हैं वर्तमान परिवारों में, तो समझिए ना 20-25 परिवार तो आज हम उसको जिला घोषित कर देते हैं।
है ना। तो ये स्थिति अब देखने को नहीं मिलती है, जो पहले देखने को मिला करती थी संयुक्त परिवारों में। अब सीमित परिवार की ओर लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। परिवार नियोजन जैसी योजनाएं जो सरकार के द्वारा निरंतर रूप से चलाई जाती है, उन योजनाओं ने परिवारों की संख्या को घटा करके 2 या 3 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है परिवारों को। अब परिवारों में 20 या 25 लोग सदस्य नहीं पाए जाते, बल्कि अब परिवार जो है पति पत्नी उनके 1 या 2 बच्चे पाए जाते हैं, सीमित परिवार पाए जाते हैं, छोटे परिवार पाए जाते हैं। सेकंड है पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन। अब चूंकि हम परिवार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, परिवार में कैसे चेंजेस आए हैं, पहले के परिवार और वर्तमान के परिवार दोनों में हम यहां कंपैरिजन कर रहे हैं। अब यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि पूर्व के परिवार और वर्तमान के परिवारों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो भी आप ये 5 पॉइंट रख सकते हैं जो मैं आपको यहां देने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा जब एनालाइज करोगे ना किसी भी चीज को, तो आपको एक ही पॉइंट को कई जगह यूज कर सकते हो, ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। और जब जिस दिन ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई ना, समझ जाइए कि आप सक्सेस हो गए इस फील्ड में। चलिए, तो पति पत्नी के संबंधों में परिवर्तन। पहले पत्नी के लिए पति परमेश्वर हुआ करता था, क्या आज होता है? आज होता है नहीं। और ये हंसने वाली बात नहीं है, ये वास्तविक है कि पहले पत्नी की नजर में पत्नी के लिए, चाहे वो माने या ना माने, पति ही परमेश्वर हुआ करता था। माने तो मतलब ये हुआ कि अगर पत्नी अपनी स्वयं इच्छा से किसी को, अपने पति को परमेश्वर मानती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि पत्नी को मजबूर किया जाए पति को परमेश्वर मानने के लिए, तो सोचिए समाज में उस स्त्री की क्या दुर्गति हो सकती है। जैसे पहले स्पष्ट प्रथा थी कि पति परमेश्वर होगा पत्नी के लिए, मतलब भगवान के समान होगा। इसका मतलब ये होता था कि पति चाहे कितना भी क्रूर हो, कितना भी अत्याचारी हो, वह पत्नी पर कितना भी अत्याचार करे, उसको पति की हर एक बात माननी ही पड़ती थी। लेकिन क्या वर्तमान में ऐसा है? तो नहीं है। वर्तमान में शिक्षा और समाज में चेतना आने से स्त्रियों को अपने अधिकारों का ज्ञान हो चुका है, अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी है। अब समाज में स्त्री दासी नहीं बल्कि सहचरी अर्थात कि सहयोगी के रूप में भूमिका निभाती है। अर्थात अब जितना महत्व एक समाज में, एक परिवार में पुरुष का होता है, उतना ही महत्व आज महिला का अर्थात उस स्त्री का भी होता है। ठीक है, तो अब चूंकि वर्तमान में आप लोग ये स्थिति देख रहे हैं और पहले की स्थिति वो थी, तो आप लोग अब ये नहीं कर सकते कमेंट करके कि सर पहले की स्थिति बड़ी बेकार थी। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। उसको पहले अच्छे से पढ़िए, समझिए, तो आप लोग तब उसको एनालाइज कर पाएंगे, तब रियलाइज कर पाएंगे कि पहले की स्थिति के अनुसार पहले जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां आज नहीं है। इसीलिए पहले की परिस्थिति के अनुसार जो व्यवस्थाएं पहले बनी हुई थी वो व्यवस्थाएं सटीक थी, सही थी, उचित थी। और वर्तमान की परिस्थितियां अलग है समाज की, इसलिए वर्तमान में जो व्यवस्थाएं है वो आज की आवश्यकताओं के अनुसार उचित है। ठीक है ना। तो परिस्थिति के अनुसार समाज की अवस्थाएं या परिस्थितियां या धारणाएं बदलती चली जाती है, पर जैसी परिस्थिति वैसा समाज जो है आचरण करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि पिता के अधिकारों में कमी। पिता के अधिकारों में कमी और परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकारों को महत्व। कैसे? अब परिवार अधिनायकवादी आदर्शों से प्रजातांत्रिक आदर्शों की ओर बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? भाई जब पिता का अधिकार हुआ करता था पहले समय में, तो जब परिवार में सिर्फ पिता ही उच्च माने जाते थे तो पिता के अनुसार ही परिवार चलता था। और जब एक पूरे परिवार का संचालन, जैसे एक देश का संचालन कोई एक व्यक्ति करे, तो उस देश की शासन व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अधिनायकवादी शासन व्यवस्था। यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये परिवार पर भी लागू होता है। जब परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति का महत्व हो सबसे ज्यादा, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? अधिनायकवादी परिवार। ठीक है, जो एक व्यक्ति के द्वारा चला जा रहा है। तो उस एक व्यक्ति के द्वारा चलाए जाने वाले परिवार से आज प्रजातांत्रिक अर्थात की लोकतांत्रिक व्यवस्था आज
लागू हो चुकी है। मतलब परिवारों में अब सिर्फ एक व्यक्ति का महत्व नहीं है, बल्कि परिवार के हर व्यक्ति का महत्व आज परिवार में हो चुका है। इसीलिए कहा गया कि अधिनायकवादी आदर्शों से प्रजातांत्रिक आदर्शों की ओर परिवार बढ़ रहे हैं। अब पिता परिवार में निरंकुश शासक के रूप में नहीं रहा है, बल्कि परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में अब सिर्फ पिता की ही नहीं चलती, बल्कि पत्नी या उसके बच्चों की भी उतनी ही चलती है, उतना ही महत्व है जितना एक पिता का होता है। मतलब अब परिवार से संबंधित जो भी निर्णय लिए जाते हैं, अब सिर्फ उसमें सिर्फ पिता ही नहीं लेते, बल्कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर के परिवार से संबंधित निर्णय लेते हैं। अब परिवार में स्त्रियों को भार नहीं समझा जाता। अब परिवार में स्त्रियों को भार नहीं समझा, बल्कि स्त्रियों की अगर स्थिति की बात करें ना, पहले के समय में, विशेष रूप से मध्यकालीन समय में, तो इतनी भयानक स्थिति थी महिलाओं की, जिसको आज हम जब किताबों में पढ़ते हैं ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यार ऐसा कैसे हो सकता था? तो सोचिए ना, वास्तविक स्थिति कैसी होगी, है ना? वास्तविक स्थिति कैसी होगी? एक बच्ची के जन्म लेते ही उसे फेंक देना, दूध में पानी में डुबा करके मार डालना, कारण उसको भार समझा जाता था, बोझ समझा जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब परिवार के सदस्य समझने लगे हैं कि बच्चों को मारपीट करके उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं किया जा सकता, उनको सुधारा नहीं जा सकता। क्या आज आपके माता पिता आपको मारपीट करके सुधारते हैं? नहीं। लेकिन पहले यही स्थिति हुआ करती थी। अब समझने लगे हैं कि मारपीट करके किसी बच्चे को सुधारा नहीं जा सकता, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं किया जा सकता। अतः स्पष्ट है कि परिवार में स्त्री सदस्यों के साथ ही साथ बच्चों का महत्व भी बढ़ने लगा है। बच्चों का महत्व भी बढ़ा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका नातेदारी के महत्व का घटना। नातेदारी, रिश्तेदारी जो है, आज इनका महत्व बहुत कम हो चुका है। वर्तमान में नाते रिश्तेदारों का महत्व कम हो चुका है। अब लोग अपने रिश्तेदारों से दूर भागते। आज नाते रिश्तेदारों के साथ संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, बल्कि अब बाकी वास्तविक रूप से रिश्तेदारी जो प्राचीन समय या मध्यकालीन समय में हुआ करती थी, आज आधुनिक युग में वो रिश्तेदारी नहीं बची है ना, वो घनिष्ठता नहीं है, पूरी तरह से उसका अभाव पाया जाता है। बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला है। इसके अलावा परिवार के सहयोगी आधार में कमी। सहयोग परिवार में जो सहयोग की धारणा थी पहले, त्याग, सहयोग, जो धारणा पहले थी, वो आज देखने को नहीं मिलती। अब परिवार के सदस्यों में पहले जितना सहयोग व त्याग का भाव नहीं है। आज के परिवारों में व्यक्तिवादिता बढ़ रही है। व्यक्तिवादिता मतलब कि व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने सिंगल फैमिली के बारे में सोचता है। सिंगल फैमिली में कौन आता है? पत्नी, पति पत्नी और उसके बच्चे, ये सिंगल फैमिली। तो आज व्यक्ति मात्र अपने परिवार के अर्थात कि व्यक्तिवादी हो रहा है, स्वार्थी हो रहा है, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है आज व्यक्ति। तो व्यक्ति आज अपने परिवार की चिंता ना करते हुए सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 5 चेंजेस हमने देखे हैं माफ कीजिएगा, परिवार के अंतर्गत, कि परिवार में प्राचीन परिवारों में और आधुनिक परिवारों में क्या परिवर्तन देखने को मिला है। तो ये 5 पॉइंटों के माध्यम से आप ये परिवर्तन बता सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि परिवर्तन के साथ साथ ये अंतर भी अगर आपसे पूछे ना एग्जाम में, तो भी आप इन 5 पॉइंटों को लिख करके अपने आंसर की पूर्ति कर सकते हो, उत्तर की पूर्ति कर सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट को रिमूव करते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका, क्या है आपका? संयुक्त परिवार के विघटन के कारण। पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा होगा एक प्रश्न के रूप में, कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण बताइए। संयुक्त परिवार क्या होता है, उसके आज वो विघटित हो रहा है या वर्तमान में संयुक्त परिवार विघटित हो रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? और यदि सहमत हैं तो उसके पीछे के कारण बताइए। तब भी आपको ये जो मैं यहां पर भी 5 पॉइंट देने वाला हूं, ये 5 पॉइंट आपके इस प्रश्न की पूर्ति कर देंगे। क्या है पहला पॉइंट आपका? औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकीकरण बढ़ने से क्या प्राचीन समय में औद्योगिकीकरण था? कहेंगे नहीं। क्या मध्यकाल में इतना बेहतर औद्योगिकीकरण था? कहेंगे नहीं। क्या आज आधुनिक युग में? जी हाँ, और बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे परिवार का रूप बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है और हो चुका है।
औद्योगिकीकरण परिवार के विघटन का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, इसको मान सकते हो आप लोग। क्योंकि औद्योगिकरण जैसे ही हुआ तो नए नए उद्योग धंधों का विकास हुआ। क्या हुआ? नए नए उद्योग धंधे पनपे, नए नए उद्योग धंधे आए। इसने समाज में नई परिस्थितियां खड़ी कर दी, लाकर नई परिस्थितियां खड़ी कर दी। ग्रामीण क्या हुआ? इससे ग्रामीण के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे थे वो ठप पड़ने लगे, वो खत्म होने लगे। अब उन उद्योग धंधों के खत्म होने से आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए परिवार के अंदर अब लोग गांव छोड़ करके शहरों की ओर मूव कर रहे हैं, शहरों की ओर भाग रहे हैं। अब जब कोई व्यक्ति अपना सामूहिक परिवार अर्थात कि संयुक्त परिवार छोड़ करके शहरों की ओर जाएगा, शहर जाएगा काम धंधे की तलाश में, तो क्या होगा? अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर के जाएगा। तो इस तरह से जो संयुक्त परिवार हुआ करता था वो विघटित होकर के अब वो एकल परिवार में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि औद्योगिकरण परिवार के विघटन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। दूसरा कारण है यातायात और संचार के साधनों का विकास। यातायात और संचार के साधनों का विकास। यातायात के साधनों के विकास ने भी, जैसे जैसे यातायात के साधनों का विकास हुआ है वैसे वैसे संयुक्त परिवार विघटित होने लगे हैं। उद्योग धंधे तीव्र गति से पनपने लगे हैं, जिससे लोग देश के एक कोने से दूसरे कोने तक भ्रमण करने लगे हैं। ऐसी स्थिति में संयुक्त परिवार टूटने लगे। और यही कंडीशन संचार के साधनों के साथ में, संचार के साधन आ जाने से क्या हुआ? दूरियां कम हो गई। अब किसी व्यक्ति को यदि किसी से बात करनी हो तो अब चल करके उस तक नहीं जाना होता है, बल्कि एक फोन घुमाएगा, वो तुरंत उससे बात करेगा। और वो बात करने से दुष्प्रभाव क्या हुआ? सामाजिक संगठन पर दुष्प्रभाव ये होता है कि उसको मिलने की आवश्यकता ही नहीं होती। पहले जहां हर महीने उससे मिला करता था, अब वो साल 2 साल में एक बार मिलेगा। और धीरे धीरे ये जो गैप है ना, ये गैप बढ़ता ही चला जाता है। वो संभवतः 5-10 साल तक वो नहीं मिल पाता। क्यों? जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, फोन पे काम हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से, जिस तरह से यातायात के साधनों ने संयुक्त परिवार को विघटित किया है, समान रूप से संचार के साधनों ने भी संयुक्त परिवार को विघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। जी हाँ, जनसंख्या में वृद्धि भी संयुक्त परिवार में विघटन का एक कारण है। आप लोग कहेंगे कैसे सर? बल्कि जनसंख्या में वृद्धि से तो संयुक्त परिवार की संख्या और बढ़नी चाहिए। लेकिन जनसंख्या बढ़ने से संयुक्त परिवार विघटित क्यों हुए? उसके पीछे के कारण अगर सामान्य रूप से मैं समझाऊं तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यार देखिए, जब जनसंख्या बढ़ी है, पहले जनसंख्या कम थी तो गांवों में किसानों के पास जो भूमि थी वो सफिशिएंट थी, पर्याप्त थी उनके भरण पोषण के लिए। लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से उस भूमि का बंटवारा होते होते अब व्यक्ति के पास छोटे छोटे भूमि के टुकड़े बचे हैं। उस छोटे छोटे टुकड़ों पर वो कितनी कृषि करेगा? इवन कि वो अपना भरण पोषण भी नहीं कर पाता है। अब जब वो गांव में भरण पोषण नहीं करेगा तो क्या करेगा? काम की तलाश में शहरों की ओर जाएगा, काम ढूंढेगा। तो काम की तलाश में जब अपना गांव छोड़ करके, अपनी पैतृक भूमि छोड़ करके बाहर जाएगा तो संयुक्त परिवार विघटित होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली होगा। यही कहानी इसके अंदर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण इसका अगला पॉइंट है। नगरीकरण का मतलब हुआ, देखिए जैसे जैसे उद्योग बढ़ने लगे, भाई उद्योग धंधे बढ़े तो गांव से लोग उन स्थानों पर शिफ्ट होने लगे जहां पर उद्योग धंधे अधिक मात्रा में थे। तो जब उन लोगों के आने से, अब चूंकि उद्योग धंधे भी शहरों में ही जो है पनपते हैं या शहरों में ही उनकी स्थापना की जाती है, स्थापित की जाते हैं, तो शहरों की ओर लोगों के आने के कारण अब वो जो छोटे छोटे पहले शहर हुआ करते थे, अब वो नगरों में, बड़े बड़े नगरों में कन्वर्ट हो रहे हैं और हो चुके हैं। तो औद्योगिकरण के कारण नगरीकरण को जन्म मिला। नगरीय जीवन के आकर्षण ने लोगों को गांव छोड़कर शहरों और नगरों में बसने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि नगरीय जीवन का आकर्षण बड़ा ही सुंदर है। कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जैसे पास जाओगे ना तो वही ढोल आपके कान के पर्दे फाड़ने लगेंगे, आपको चिड़चिड़ा बना देंगे, इरिटेट कर देंगे।
वो ढोल दूर से ही सुहावने लगते हैं। शहर और नगरों का जीवन भी बिल्कुल इसी प्रकार का होता है। जब हम शहरी जीवन को किसी एक ग्रामीण क्षेत्र से देखते हैं तो बड़ा ही सुनहरा लगता है वो, लेकिन जब वो शहर में आ जाता है तो शहर में बंद करके रह जाता है और शहरी जीवन का वास्तविक परिचय उसे तब हो पाता है। तो ये इसका आकर्षण है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को विशेष रूप से आकर्षित करता है और उसी आकर्षण के कारण वो लोग अर्थात कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की ओर खींचे चले आते हैं। नगरों में मकानों की समस्या के कारण, अब नगरों में चूंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, रहने की समस्या है, मकानों की समस्या है, तो नगरों में मकानों की समस्या के कारण जो है ना, संयुक्त परिवार की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, बल्कि एक एकल परिवार के रहने की ही बड़ी समस्या है। तो संयुक्त परिवार के साथ शहरों में रहना तो भूल ही जाएं आप लोग, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है ये भी संयुक्त परिवार के विघटन का एक बड़ा कारण है, बड़ा रीजन है। अगला और आखिरी पॉइंट है आपका पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव। अब ये प्रभाव कब से देखा गया दोस्तों, ये मध्यकाल से स्टार्ट हुआ। मध्यकाल से स्टार्ट हुआ। आधुनिक समय में अब जब 200 से भी ज्यादा वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया भारत पर, तो उसके कारण जो है ना, भारत की संस्कृति पूरी तरह से प्रभावित हुई और कुप्रभावित हुई। कुप्रभावित क्यों कहा मैंने, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति अर्थात कि जो यूरोपीय संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसके भारत में आ जाने से जो भारतीय उच्च सभ्यता थी, जो भारत की श्रेष्ठ सभ्यता थी, उसका विनाश हो, वो लुप्त होती चली गई और हम लोग जो है पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते चले गए। पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारधारा ने भारतीय जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब परिवार में कर्तव्य व त्याग की भावना नहीं बची है। पहले जो हमारी संस्कृति थी, वो हमारी संस्कृति हमारे परिवार के लिए कर्तव्य और त्याग की भावना सिखाती थी, लेकिन हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके उस भावना का त्याग कर दिया है। स्त्री पुरुषों में समानता आई है, ये समानता के विचारों का उदय हुआ, अंततः संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं। संयुक्त परिवारों का पूरी तरह से विघटन होना प्रारंभ हुआ है। तो ये 5 पॉइंट आपके संयुक्त परिवार के विघटन को लेकर के हैं। तो इस तरह से जितना आवश्यक कंटेंट था वो मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। अगला सेशन हमारा होगा नातेदारी पर, किनशिप पर। लेक्चर नंबर 20 में हम डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर 3 में, ठीक है ना, यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक होगा नातेदारी। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक होगा, ज्यादा लेंदी या बर्डन वाला नहीं होगा, आप इजीली इसको भी कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आज अनाउंस कर दूं आप लोगों को दोस्तों कि इस वाले सब्जेक्ट में लगभग दोस्तों 30 लेक्चर होने वाले हैं, 30 लेक्चर होने वाले हैं, ठीक है ना। 30 लेक्चर लगभग होंगे इसमें, क्योंकि इसमें टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज्यादा टॉपिक इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था 1-2 बार कि 30 लेक्चर लगभग होंगे। चलिए तो मिलेंगे अगले सेशन में। और हाँ, जाने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी नए छात्र हैं दोस्तों, आप अपनी समस्या, आप अपनी रिक्वायरमेंट, आप अपनी डिमांड जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। जो आवश्यकता होगी, जो भी सब्जेक्ट की जो भी लिंक वगैरह, जैसे कि यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर की सभी लिंक आपको इस व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप जो है अब फुल हो चुका है, लेकिन आप हमें पर्सनली इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके और सभी लेक्चर और नोट्स की लिंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपको डेली हमारे क्लासेस की लिंक मिलती रहे, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर लेक्चर अपलोड हो, वैसे ही आपके मोबाइल की घंटी बज जाए कि हमने कोई लेक्चर अपलोड किया है और आप जो है तुरंत क्लासेस ले पाए, लाइव क्लासेस ले पाए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। टेलीग्राम, पहले आप मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद में आप वहां पर सर्च वाले आइकन में सर्च करेंगे, लिखेंगे वहां पर जो चैनल का नाम क्या लिखा हुआ है, लोधाजी क्लासेस। सेम नाम जब आप डालेंगे टेलीग्राम पर तो वहां पर ग्रुप खुल करके आएगा और उस ग्रुप में ये लोगो देखने को मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहां पर आप डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप लोग पाते रहेंगे, ठीक है ना। बाकी और भी अन्य प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब जगह अवेलेबल है, चाहे तो फॉलो कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे छात्र हैं आप लोग, इन चीजों से दूर रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, बस चिपका दिए उनको, लेकिन मैं खुद ही बोल रहा हूँ आप लोगों से। आप लोग जो आवश्यकता है मोबाइल में उसी चीज को रखें, अनावश्यक चीजों को ना रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। मिलेंगे अगले सेशन में, लेकिन जाने से पहले मैं एक बार आपसे एक बात और भी बोल दूं कि
यदि सेशन आप लोगों को सबको पसंद आ रहे हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, तो यार थोड़ा शेयर वगैरह का बटन दबा दिया करें, लाइक माइक ठोक दिया करें, और साथ ही साथ में ये नहीं जुड़े हैं अभी तक आप हमसे तो सब्सक्राइब, है ना, मैं लेक्चर के शुरू से लेकर आखिर तक ये लगा रखा स्टिकर मैंने आपके सामने, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें आप लोग, क्योंकि निःशुल्क है सब कुछ, लाइक करना निःशुल्क है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना सब कुछ निःशुल्क है। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।